क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक विचार, एक अकेला आइडिया पूरी दुनिया को बदल कर रख दे? जी हाँ, 19वीं सदी के यूरोप में ठीक ऐसा ही हुआ था। और वो आइडिया था राष्ट्रवाद। ये कहानी इसी के बारे में है कि कैसे इस एक सोच ने बड़े बड़े साम्राज्यों को उखाड़ फेंका, देशों के नक्शे फिर से बना दिए और उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज रहते हैं। तो इस आइडिया की ताकत को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर से शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू की एक कल्पना है, एक सपना, एक ऐसी दुनिया का जो भले ही अलग अलग राष्ट्रों में बटी हो पर आपस में भाईचारे से जुड़ी हुई है। अच्छा, इस पेंटिंग में जो प्रतीक है, जो सिंबलिज्म है, वो वाकई कमाल का है। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, बल्कि ये आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ एक कारवां है। देखिए, जमीन पर जो टूटे हुए ताज बिखरे पड़े हैं, वो इशारा करते हैं कि अब पुरानी जालिम राजशाही का अंत हो चुका है। और सामने जो स्वतंत्रता की मूर्ति है, वो ज्ञान और मानवाधिकारों के एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान कर रही है। तो जाहिर है ये पेंटिंग सिर्फ एक कला का नमूना नहीं थी, ये एक नई दुनिया का विजन था। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये राष्ट्र का इतना शक्तिशाली नया विचार था क्या? कहाँ से आया ये आइडिया जो लोगों को किसी राजा या साम्राज्य से नहीं बल्कि एक दूसरे से जोड़ रहा था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, कुछ दशक पीछे, उस एक लम्हे में जब ये विचार पहली बार दुनिया के सामने एक धमाके के साथ आया। देखिए, राष्ट्र का आइडिया आने से पहले यूरोप में क्या था? वहां थे बड़े बड़े साम्राज्य और राज्य जो निरंकुशवाद यानी एब्सोल्यूटिज्म के सिद्धांत पर चलते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि सारी की सारी ताकत एक राजा या रानी के हाथ में। लोग उनकी प्रजा थे, नागरिक नहीं, उनके कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन फिर 1789 में सब कुछ बदल गया। एक जबरदस्त बदलाव आया। फ्रांसीसी क्रांति ने ऐलान कर दिया कि शासन करने का अधिकार किसी राजा का जन्मसिद्ध हक नहीं है, बल्कि ये अधिकार सीधे जनता से आता है। मतलब अब जो सत्ता थी वो नागरिकों की थी। ये सोच उस समय के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थी। तो अब जब सत्ता लोगों के हाथ में आ गई, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक साझा पहचान, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए। उन्होंने लापात्री यानी पितृभूमि और ले सितवाइये यानी नागरिक जैसे विचार दिए। शाही झंडे की जगह नया तिरंगा झंडा आया, राष्ट्र के नाम पर नए गीत लिखे गए, शपथें ली गई और सबसे जरूरी एक ऐसा प्रशासनिक सिस्टम बनाया गया जहां सबके लिए एक जैसे कानून थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये नया विचार सिर्फ फ्रांस की सीमाओं में कैद होके नहीं रहा। और मजे की बात यह है कि इसे पूरे यूरोप में फैलाने वाला एक ऐसा शख्स था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और वो शख्स था नेपोलियन। नेपोलियन को समझना थोड़ा पेचीदा है। वो एक तरह का विरोधाभास था। एक तरफ तो उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और क्रांति के जो लोकतांत्रिक आदर्श थे उन्हें एक तरह से खत्म कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब उसकी सेनाएं यूरोप जीत रही थीं, तो वो अनजाने में इन्हीं क्रांतिकारी सिद्धांतों को पूरे महाद्वीप में फैला भी रही थीं। खासतौर पर उसके जो प्रशासनिक सुधार थे, जिन्हें हम नेपोलियन संहिता या नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं, उन्होंने पुराने सामाजिक ढांचे को तोड़कर रख दिया। इसमें क्या क्या था? जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म, कानून के सामने सब बराबर, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया और प्रशासन को आसान बनाकर सामंती व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया। तो जिन इलाकों को नेपोलियन ने जीता, वहां इन बदलावों पर लोगों का रिएक्शन मिला जुला था। शुरू में तो लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया, उन्हें आज़ादी दिलाने वाले मसीहा की तरह देखा। लेकिन ये उत्साह बहुत जल्दी ही दुश्मनी में बदल गया। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ आया कि इस नई आज़ादी की एक कीमत चुकानी पड़ रही है, बहुत ज्यादा टैक्स और अपनी सेनाओं में जबरदस्त भर्ती। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। इसके बाद पूरा यूरोप एक वैचारिक जंग का मैदान बन गया, जहां दो ताकतें एक दूसरे से टकरा रही थीं। एक तरफ थी पुरानी सोच यानी रूढ़िवाद का दबाव। पुराने साम्राज्य, राजा, महाराजा ये सब चाहते थे कि वक्त की सुई को पीछे घुमा दिया जाए। वो क्रांति से हुए सारे बदलावों को मिटा देना चाहते थे। इसीलिए वियना कांग्रेस में बैठकर यूरोप के नक्शे को फिर से इस तरह बनाया गया कि पुरानी राजशाहियां बहाल हो सकें।
लेकिन दूसरी तरफ एक नई ताकत भी उभर रही थी। ये था एक नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग, जिसमें व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर जैसे लोग थे। इनका भविष्य को लेकर एक बिल्कुल अलग सपना था। ये उदारवाद और राष्ट्रवाद के विचारों से प्रेरित थे और मानते थे कि राष्ट्रीय एकता ही स्वतंत्रता का असली रास्ता है। और देखिए, इस नए मध्य वर्ग के लिए पुरानी व्यवस्था एक बहुत बड़ी रुकावट थी। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, साल है 1833। एक व्यापारी को हैम्बर्ग से नूरनबर्ग तक अपना सामान ले जाना है। रास्ते में उसे 11 अलग-अलग कस्टम बॉर्डर पार करने पड़ते थे और हर बॉर्डर पर अलग टैक्स देना पड़ता था। कितना मुश्किल रहा होगा व्यापार करना। और यहीं से आर्थिक पहलू कहानी में आता है। 1834 में ज़ोल्वेराइन नाम का एक कस्टम यूनियन बना। इसने क्या किया? इसने इन सारे अंदरूनी टैक्स को खत्म कर दिया और एक तरह का कॉमन मार्केट बना दिया। इस आर्थिक एकीकरण ने एक यूनिफाइड राष्ट्र के आइडिया को सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और फायदेमंद चीज बना दिया। जब पैसा और सामान बिना रोक टोक के बहने लगे, तो राजनीतिक एकता का विचार भी मजबूत होने लगा। तो हमने देखा कि कैसे आर्थिक जरूरतें एक राष्ट्र के विचार को हवा दे रही थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और गहरा सवाल उठ रहा था। आखिर एक राष्ट्र होता क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ सीमाएं और कानून है या कुछ और? इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने दिया। उन्होंने उस समय की आम परिभाषाओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र न तो एक जैसी भाषा बोलने वालों का समूह है, न एक ही नस्ल के लोगों का, नहीं ये एक साझा धर्म पर आधारित है, और न ही सिर्फ एक तयशुदा जमीन का टुकड़ा है। तो फिर राष्ट्र क्या है? रेनन के मुताबिक एक राष्ट्र एक आत्मा है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। ये एक लंबे इतिहास के संघर्ष, बलिदान और समर्पण का नतीजा है। ये वर्तमान में एक साथ मिलकर कुछ करने की इच्छा है। मतलब एक राष्ट्र लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो एक जैसे अतीत के अनुभवों और एक बेहतर भविष्य की चाह पर टिकी होती है। रेनन ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र का होना एक दैनिक जनमत संग्रह जैसा है। मतलब हर रोज लोग ये चुनते हैं कि उन्हें साथ रहना है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, रोज की जाने वाली कमिटमेंट है, जो अपने साझे अतीत और भविष्य की उम्मीदों पर आधारित है। तो 19वीं सदी का ये शक्तिशाली विचार आज हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर एक राष्ट्र वाकई हर रोज किया जाने वाला एक चुनाव है, तो आज के दौर में अपने राष्ट्रों को चुनने का, उन्हें बनाने का और उन्हें संवारने का क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर।